हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन 5 ऑफ आवर चैप्टर प्रोडक्शन, जिसको लॉ ऑफ रिटर्न्स टू भी बोलते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि तीन अलग अलग स्टेजेस क्या होते हैं और वो स्टेजेस कहाँ स्टार्ट होके कहाँ खत्म होता है और उनका अलग अलग इंपॉर्टेंस क्या है और एज अ प्रोड्यूसर मैं कौन से स्टेज में रहना पसंद करता हूँ। फिर हम लोगों ने सीखा कि assumptions ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। ये वाले सेशन में हम सीखेंगे कि व्हाट इज द कॉज फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स या फिर जो भी इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग या कांस्टेंट रिटर्न्स होते हैं उसका क्या रीजन होता है। व्हाई इज दिस लॉ ऑफ लाइक ऑपरेशन ऑफ अ लॉ कि क्या कारण है कि ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये इतना सक्सेसफुली एक्चुअली मार्केट में हमें नजर आता है। व्हाट इज द रीजन। तो पहला है कॉजेस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स स्टेज। जैसा हम जानते हैं कि जो स्टेज वन होता है वो क्या है, वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स का स्टेज है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का स्टेज मतलब इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो क्यों होता है ऐसा कि शुरू शुरू में मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट। नंबर वन, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, कि हम अपने फिक्स्ड फैक्टर को फुल्ली यूटिलाइज कर पाते हैं। तो पहला रीजन क्या है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। कि क्या कारण है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्टेज वन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है कि हम अपने फिक्स्ड फैक्टर को पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान लो मेरा कोई चीज का खर्चा है 400 रुपये, ठीक है। तो ये मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस है। अब मान लो शुरू में अगर मैं 10 पीस बना रहा हूँ तो मेरा पर यूनिट कॉस्टिंग कितना पड़ रहा है, 40 रुपया। पर जब मैं अपना प्रोडक्शन को, लेबर को और बढ़ाता हूँ, वेरिएबल फैक्टर को और बढ़ाता हूँ और इस प्रोडक्शन को मान लो 10 यूनिट से बढ़ा के मैं 40 यूनिट कर पाता हूँ। पहले मेरा आउटपुट 10 यूनिट्स था तो मेरा पर यूनिट कॉस्टिंग कितना आ रहा था, 40 रुपये। अब क्योंकि मैं 40 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ तो मेरा पर यूनिट कॉस्टिंग कितना आ जाएगा, सिर्फ 10 रुपया आ जाएगा। तो हुआ क्या, मेरा पर यूनिट कॉस्ट कितना कम हो गया। ठीक है। तो यही बात है कि क्योंकि मैं अपने फिक्स्ड फैक्टर जो मेरा है उसको मैं पूरी तरह से यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। जब मैं एक्स्ट्रा लेबर लगा रहा हूँ, इनिशियली जब मैं लेबर को अपॉइंट कर रहा हूँ तो मैं अपना आउटपुट को, एक लेबर में अगर 10 यूनिट का आउटपुट निकलता था तो आज अगर मैं 3 या 4 लेबर अपॉइंट कर रहा हूँ तो मेरा 40 यूनिट का आउटपुट निकल रहा है। तो मेरा पर यूनिट कॉस्टिंग बहुत कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं यूटिलाइजिंग फिक्स्ड फैक्टर। नंबर टू, रियलाइजेशन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। अब क्या होता है, हर चीज का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे क्रिकेट के भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, टीम कॉम्बिनेशन। तो वो कॉम्बिनेशन होता है जो एक्चुअली रिजल्ट्स देता है। तो कोई भी हम लोग मान लो कोई डिश भी बना रहे हैं तो वो डिश में भी क्या होता है, 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। 2-3 मसाला का, सब्जी का, जो भी एक टेम्परेचर का, प्रेशर का, सबका एक कॉम्बिनेशन होता है। और वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन में पहुंचने के बाद जो रियलाइजेशन या आउटपुट आता है, दैट इज द मैक्सिमम, दैट इज द बेस्ट। ठीक है ना। तो among different combination of factors of production there is only one optimum combination which gives the maximum production with given resources. So moreover better coordination among factor results in increasing returns. तो जो फैक्टर्स है उन लोग का जब परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनने लगता है तो मेरा जो आउटपुट है वो राइज होने लगता है, इट गिव्स बेटर रिजल्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आने लगता है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर। हम लोग को पता है कि पहले मान लो एक ही वर्कर था तो वो अकेला, उसका दिमाग 2-3 जगह डाइवर्ट था। ये भी काम वही करता था, ये भी वही करता था, ये भी वही करता था। तो वो कोई भी काम में अपना 100% कंसेंट्रेशन नहीं दे पाता, तो वो किसी भी काम में स्पेशलाइज नहीं हो पाता। अब क्या हो गया, अब 3 वर्कर आ गए मान लो। नाउ देयर आर 3 पीपल। तो everybody is handling one particular department और one particular process। तो वो इसमें स्पेशलाइज हो गया, वो इसमें स्पेशलाइज हो गया, ये इसमें स्पेशलाइज हो गया। स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, ये डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से स्पेशलाइजेशन हुआ। और स्पेशलाइजेशन की वजह से अगेन पर यूनिट कॉस्ट मेरा जो है वो बहुत कम हो गया। तो दिस इज आल्सो लीडिंग टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है। फिर आता है कॉजेज में डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब हम लोग आते हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स यानी सेकंड स्टेज में जो हम लोग का
आउटपुट बढ़ता है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, वो क्यों होता है? So there are two main reasons behind the operations of diminishing returns to factor. ठीक है, वो क्या क्या है? These are, सबसे पहला optimum capacity, कि when the optimum combination of fixed and variable factor is reached, then further increase in variable factor leads marginal product to decline. यानी जब हम स्टेज वन में ऑलरेडी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन में पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने का कोशिश करते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या आता है? उससे मार्जिनल प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा गिरने लगता है। This is because the fixed factor now becomes inadequate relative to the quantity of variable factor. क्योंकि वेरिएबल फैक्टर तो आपने बहुत बढ़ा लिया, बट फिर फिक्स्ड फैक्टर तो उतना ही है। मान लो मशीन तो मेरे पास एक ही है, पहले एक जन काम करता था, फिर मैंने 2 को अपॉइंट किया, फिर 3 को किया, फिर 4 को किया। तो 4 जन जब काम कर रहे हैं, आई एम गेटिंग द ऑप्टिमम। अब क्या 5 को 6 को अपॉइंट करने से क्या ऑप्टिमम आउटपुट मिलेगा? नहीं, क्योंकि मेजर जितना इंप्रूवमेंट होना था, ऑप्टिमाइज होना था, वो 4 जन में हो गया। अब 5वां जन आएगा, वो आउटपुट देगा मेरे को, पर मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा ना, ये 5वां का जो कंट्रीब्यूशन होगा, वो इंडिविजुअली कम हो। जैसे पहला वर्कर 10 का कंट्रीब्यूटर दे रहा था, दूसरा 12 का कंट्रीब्यूशन दिया, तीसरा आके हो सकता है 15 का दिया, चौथा 20 का दिया, तो क्या हुआ? मार्जिनल प्रोडक्ट में बढ़ते जा रहा। एक जन 10 दिया, एक जन 12, एक जन 15, एक जन 20, पर 5वां आके क्या 20 से ज्यादा दे पाएगा? नहीं, क्योंकि ये चारों ने मिलके पूरे फिक्स्ड फैक्टर को ऑलमोस्ट अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लिया। अब ये 5वां आके क्या करेगा? ये 5वां आके ज्यादा से ज्यादा 5 का आउटपुट दे देगा, ठीक है, या फिर 10 का आउटपुट दे देगा, पर 20 से बेसी का तो नहीं दे पाएगा। छठा आके हो सकता है 6 का आउटपुट दे, तो क्या हो रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग। टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, बट मार्जिनल प्रोडक्ट जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, इट इज डिक्लाइन। ठीक है, after a certain level the variable factor can work with other given inputs only less efficiently. Alternatively the fixed factor gets overutilized, यानी fixed factor को अब हम बहुत हद से ज्यादा यूटिलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से पर यूनिट कंट्रीब्यूशन बहुत कम आ। नेक्स्ट, लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर। अब ये बोल रहा है कि मान लो मशीन और लेबर वाला एग्जांपल लेते हैं, तो मशीन जो है उस पे 3-4 वर्कर ने काम किया, तब तक एवरीथिंग वाज गुड। अब क्या 5वां वर्कर आके मशीन को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा? या मैं बोलूं मैं 3 वर्कर को और ले आता हूँ, मशीन का काम थोड़ा कम कर लेता हूँ? नहीं होगा, मशीन को तो आपको काम कराना ही होगा। आप सोचोगे 3 एक्स्ट्रा वर्कर ले आएंगे तो मशीन का जरूरत कम पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। मशीन का जरूरत तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि लेबर कैन सब्स्टिट्यूट कैपिटल और कैपिटल कैन सब्स्टिट्यूट लेबर। नथिंग इज परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल. So Mrs. Jones Robinson holds that diminishing returns occur because the factors of production are imperfect substitutes of one another. For example, more level labor can be applied in place of capital, but there is limit. कैपिटल की जगह पे हम थोड़ा सा लेबर बढ़ा सकते हैं, पर हम सोचेंगे कि लेबर इतना बढ़ा लो कि कैपिटल का जरूरत ही ना पड़े, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, which one input can be substituted for another. Had the variable factor been perfect substitute of fixed factor, then the inadequacy of fixed factor could be compensated by employing more of variable factor. तो बोल रहे जो फिक्स्ड फैक्टर का जो कमी है, क्योंकि हम फिक्स्ड फैक्टर को एक बार में नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हम एक नया मशीन नहीं खरीद पा रहे, तो उसका कमी को हम नया लेबर अपॉइंट करके पूरा कर सकते हैं। पर ऐसा कब होता है? जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है, पर ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नेगेटिव रिटर्न्स क्यों आने लगते हैं? तो थर्ड स्टेज में आते आते हम लोग का रिटर्न्स क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो कॉजेस बिहाइंड नेगेटिव रिटर्न्स स्टेज। The stage of negative returns can be explained in terms of following reasons. Number 1, overcrowding. अब यहाँ पर क्या हो गया? मान लो एक ही मशीन था, एक मशीन में 1, 2, 3, 4 जन थे, तब तक ठीक था, चलो 5वां भी आ गया, 6वां भी आ गया, 7वां भी आ गया, चलो मैनेज कर लिया। अब 8, 9, 10 को घुसाए जा रहे हैं, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? ओवर क्राउडिंग आ गया। अब क्या हो रहा है? ये लोग के बीच में अब झगड़ा हो रहा है
क्योंकि सब कोई तो ये मशीन यूटिलाइज नहीं कर पा। तो ये 4 जन काम करते थे, ये 3 जन मान लो बैठा हुआ है, तो ये लोग को लग रहा अच्छा मेहनत हम लोग करेंगे, ये लोग बैठ के पैसा लेगा, हम लोग भी नहीं करेंगे। तो क्या ओवर क्राउडिंग हो जा रहा है, जिसके वजह से द रोल इज नॉट डिफाइंड, किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको लग रहा है वो क्यों नहीं काम कर रहा, उसको लग रहा है हम ही क्यों काम करे सारा, वो क्यों नहीं करेगा। तो ये सारा ह्यूमन टेंडेंसी की वजह से क्या हो रहा है, एक फिक्स फैक्टर के ऊपर बहुत सारा वेरिएबल फैक्टर आ गया, तो ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या हो रहा है, काम नहीं हो रहा। ठीक है। If we keep on employing the variable factor on a given quantity of fixed factor, this will lead to overcrowding of fixed factor, overcrowding on fixed factor. This is excessive variable factor on a given quantity of fixed factor. There will be lower availability of tools and equipments per worker. तो अब मेरे पास क्या टूल्स है ही नहीं, इक्विपमेंट्स है ही नहीं, हम खाली वर्कर को लाए जा रहे हैं, पर वर्कर विदाउट हिज टूल इज यूजलेस। है ना, आज कोई मैकेनिक को बोले कि आपको आपका टूल्स नहीं देंगे, जाके गाड़ी ठीक कर दो, मैकेनिक बोलेगा मेरे बस का नहीं। एक इलेक्ट्रिशियन को बोलेंगे आपको टूल्स के बिना इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करना है, वायर को ठीक करना, बोलेगा नहीं मेरे से नहीं होगा। तो वर्कर इज यूजलेस विदाउट हिज टूल्स। तो टूल्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, खाली वर्कर भरे जा रहे हैं, तो काम कैसे होगा। Moreover, there are too many workers on the given amount of fixed factor. They will come in each other's way and disturb us. तो वो लोग अपना काम तो करेंगे नहीं, उल्टा जो कर रहा है उसको भी डिस्टर्ब करेंगे। All this leads to fall in total production। और इसके वजह से total production कम हो जाएगा ultimately। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, वो बोल रहा है मैनेजमेंट प्रॉब्लम। यूज ऑफ टू मच ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इन लेबर also creates the problem of effective management। यानी मैनेजमेंट को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो इफेक्टिव मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी। When there are too many workers, it becomes difficult to manage। जब बहुत ज्यादा वर्कर हो जाते हैं ना, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है फिर उनको मैनेज करना। The laborers can avoid work। तो अब क्या इतने लेबर है उसमें, पता चला इतने लेबर है उसमें से एक जन भाग गया, मेरे को पता ही नहीं चला, आधा रास्ता में भाग गया, आधा मतलब आधा काम करके भाग गया, मेरे को पता ही नहीं चला। तो लेबरर्स लोग क्या फांकी मारने लगते हैं, उसको लगता है वो कर लेगा मैं क्यों करूँ, उसको लगता है मैं ही क्यों करूँ, वो क्यों नहीं करेगा कुछ। तो ये आपस में भी डिस्प्यूट होता है, उन लोग को मैनेज करो, आए दिन हड़ताल स्ट्राइक ये सब होने लगेगा। तो मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आता है, जिसके वजह से टोटल प्रोडक्ट गिरने लगता है। अब हम लोग समझते हैं कि रिलेशनशिप क्या है एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट के बीच। तो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट। नोटिस फिगर 6.3। तो फिगर 6.3 को देखो, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर। In this figure, we have AP and MP curve. In the beginning, both AP and MP increases and then declines after reaching their respective maximum points A and B. तो पहले MP को देखते हैं। MP is rising, 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 reach the maximum। तो जब तक MP राइज हो रहा है, तब तक AP भी राइज। तो यहाँ पर MP अपना मैक्सिमम पे पहुंचा, उसके बाद MP गिरना चालू हुआ, बट AP इज स्टिल राइजिंग। तो जहां पर MP इज इक्वल टू AP, AP इज मैक्सिमम, वहां पर AP का मैक्सिमम पॉइंट आ गया। उसके बाद जब MP गिरना चालू हुआ, ठीक है, MP गिरना चालू हुआ, तो AP also starts falling, but fall in MP is greater than fall in AP। यानी rise in MP was also greater than AP, fall in MP is also greater than AP। और कहां पर मैक्सिमम पॉइंट होता है, AP का मैक्सिमम पॉइंट वहां पर होता है जहां पर AP is equal to AP। ठीक है, तो यहाँ देखो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है। As we increase the amount of an input, MP rises, AP being the average of marginal product also rises। क्योंकि MP राइज हो रहा है, तो AP क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट का एवरेज होता है, तो वो भी राइज करेगा, बट राइज लेस देन MP। राइज करेगा पर MP से कम राइज करेगा। दिस इज हैपनिंग बिटवीन पॉइंट O टू A। O से A तक यही हो रहा है। MP is rising, AP is rising, but rise in MP is greater than AP। The average product curve slopes upward as long as marginal product curve is above।
यानी जब तक एमपी इज अबव एपी तब तक एपी विल राइज। यानी सिंपल सा लॉजिक डायग्राम वाइज समझो या इमेजिन करो कि एमपी जो है ना वो एपी का हाथ पकड़ रहा है। तो जब तक एमपी ऊपर चल रहा है वो एपी का हाथ पकड़ के उसको भी अपने साथ साथ ऊपर ला रहा है। तो as long as MP is greater than AP, AP is also rising. ठीक है? It makes no difference whether MP curve itself is sloping upward or downward. इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि MP खुद ऊपर चढ़ रहा है कि नीचे उतर रहा है। जब तक MP AP से ऊपर है तब तक वो AP को अपने साथ ऊपर खींचेगा। और एक पॉइंट आता है जहाँ MP नीचे उतरने लगता है, AP फिर भी ऊपर चढ़ रहा है और दोनों आके यहाँ पर मिलते हैं। तो जिस पॉइंट पे एमपी नीचे उतरते हुए और एपी ऊपर चढ़ते हुए एक दूसरे से टच हो जाता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एपी। वहां पर एपी मैक्सिमाइज होगा। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट इफ एडिशनल वर्कर इज टू रेज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वर्कर्स, एडिशन टू टोटल आउटपुट मस्ट बी ग्रेटर देन द ऑफ ऑल द एक्सिस्टिंग वर्कर। ये बहुत टेक्निकल मैथमेटिक्स है। ये बोल रहा है कि जब तक जो नया वर्कर आया है वो एवरेज प्रोडक्ट से बेसिक कंट्रीब्यूट कर रहा है, मान लो एवरेज प्रोडक्ट अपना 10 है और नया वर्कर 11 कंट्रीब्यूट कर रहा है, जब तक वो एवरेज से बेसिक कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेरा जो नया एवरेज निकल के आएगा वो पुराने एवरेज से ज्यादा ही होगा, 10.5 होगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। उसके बाद when MP falls, जब MP गिरने लगता है, it becomes less than prevailing AP and later that is AP also starts falling। और जब MP गिरना चालू करता है ना ऐसे करके, तो वहां पर फिर AP भी गिरने लगता है। बट fall in MP is greater than fall in AP। MP कौन सा ये और AP कौन सा ये, तो fall in MP is greater than, ठीक है। So MP and AP both are inversely U-shaped। दिखने में दोनों inverse U-shape के होते हैं। The slope of AP curve depends upon whether MP is above or below AP। यानी AP का कर्व ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा, ये डिपेंड करता है कि MP उसके ऊपर है या MP उसके नीचे। MP अगर AP के ऊपर है तो वो हाथ पकड़ के उसको ऊपर खींचेगा। MP अगर AP के नीचे आ गया तो वो हाथ पकड़ के उसको नीचे खींचेगा। तो MP एक तरह से AP का हाथ पकड़ा हुआ है। जैसे जैसे MP नीचे गिरेगा AP भी गिरेगा। MP अगर ऊपर है AP से तो वो उसको भी ऊपर टानेगा। So when MP is above AP, AP curve will slope upward. When MP is below AP, the curve slopes downward. Thus MP equals AP at the highest point of AP। ये एकदम क्लियर हो गया कि AP और MP में क्या कनेक्शन। So the relationship between the marginal and average value is purely mathematical and thus no restricted to economics. For example, a cricketer will rise his batting average if his next score is above the current average and will lower his average if his next score is below the current। देखो एकदम बेसिक है ना। अभी अगर आपका एवरेज 50, तो अब नए इनिंग्स में आपने अगर 60 स्कोर किया तो आपका एवरेज बढ़ के 55 हो जाएगा। पर वही अगर एवरेज 50 है ना आपने 40 स्कोर किया नेक्स्ट इनिंग में तो एवरेज घट के 45 हो जाएगा। ये प्योरली मैथमेटिकल है कि अगर मार्जिनल कम है तो एवरेज भी गिरेगा, मार्जिनल ज्यादा है तो एवरेज भी बढ़ेगा। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल। तो टोटल और मार्जिनल का हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एज लॉन्ग एज मार्जिनल कर्व इज मूविंग अपवर्ड, ऊपर जा, तब तक टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग। उसके बाद जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट होता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट के लिए वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। उसके बाद जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लगता है बट स्टिल इट इज पॉजिटिव, गिर रहा है बट पॉजिटिव है, तब क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट।
यानी मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ गिर रहा है बट इट इज पॉजिटिव, यानी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद जहां मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया जीरो, वहां पर टीपी बिकम्स मैक्सिमम। और उसके बाद क्या होता है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया यहाँ के बाद, तब यहाँ के बाद टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, तो ये नेगेटिव रिटर्न्स में आता है। ये क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और ये फिर नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया टीपी और एनपी के बीच में रिलेशन क्या है। So I'm not going to read with the book, बुक के साथ मैं फर्दर रीड नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी समझा दिया। ठीक है, ये चारों पॉइंट मैंने आप लोग को समझा दिया। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज रिटर्न्स टू स्केल। ये हम लोग ये वाले सेशन में नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट सेशन में आएंगे। अभी हमने शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट रन होता है वो कवर कर लिया है पूरा। अभी लॉन्ग रन पे हम लोग इंटर करेंगे, बिकॉज रिटर्न्स टू स्केल इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग रन। तो वो जब हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।